सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन, एक ही बात हो रही है सियासी जमातों की जानिब से, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी डेट नहीं दे रहा है। न सिर्फ सियासी जमातें, बल्कि हमने ये देखा कि जिस तरह से दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से बात हुई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कहा गया कि देर पा जो एक इक़्तिसादी तरक्की है उसके लिए मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी मामलात का बेहतर होना ज़रूरी है, यानी कि इलेक्शन के हवाले से वो भी बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर वाकई सियासी जमातों का एक प्रेशर है कि इलेक्शन की डेट दी जाए। अभी तक उन्होंने डेट नहीं दी है इलेक्शन की कि फेब में होंगे, जनवरी में होंगे, दिसंबर में होंगे, कब होंगे, लेकिन इलेक्शन के बगैर मामलात आगे बहरहाल नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने जो लीडरशिप है उनके साथ गुफ्तगू की और एक बड़ा लंबा चौड़ा उनका खिताब था। उन्होंने साबकीन के ऊपर कुछ में अपने निकाले जाने के हवाले से, जैसे मियाँ साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, उस पर उन्होंने ख़ास से ज़िम्मेदारी भी लोगों पर डाली। लेकिन उस सारी गुफ्तगू में उन्होंने इलेक्शन अनाउंस करने, इलेक्शन की डेट देने, इलेक्शन की जानिब बढ़ने की कोई बात नहीं की है। ये थोड़ा हम जैसे लोगों के लिए हैरान कुन था कि इलेक्शन की कोई बात मियाँ साहब करेंगे क्योंकि वो लीडर हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मुलाकातें कर रहे हैं, सीसी के इजलास हो रहा है या कहीं वो मीडिया से टॉक कर रहे हैं, वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा निगरान हुकूमत को कह रही है कि वो नून लीग की हुकूमत है। ये क्यों नून लीग पर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है, हम ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्शन इस पर सियासी जमातें उतना शोर क्यों नहीं कर रही। नज़ीर लगारी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम नून से भी डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लगारी साहब आपसे आगाज़ किया जाए। जो मुझे ऐसे एक तालिब इल्म के जहन में सवाल आ रहा है कि सियासी जमातों को इलेक्शन कहना चाहिए, उसके बाद को हम जैसे सहाफ़ी कह सकते हैं जो आइन की कानून के लिए चाहते हैं, उसके बाद आम पाकिस्तान की पब्लिक कह सकती है, सियासी जमातें तो सबसे पहले कहेंगी। मियाँ साहब इलेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, हमें तो तवक्को थी जैसे बिलावल साहब कर रहे हैं, जब मियाँ साहब खिताब कर रहे हैं तो सबसे पहला मुतालबा होगा। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही सर? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है, या उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनके प्रोफका की जानिब से या किसी भी तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आएंगे और सीधे जो है वो ऐवान इक़्तिदार की तरफ चले जाएंगे। मेरे ख्याल में इस तरह का तासुर दिया जाना खुद उनकी अपनी पोजीशन को ख़राब करेगा। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जो है उनको ये समझ लिया जाए कि हमने तो जीते हुए, जिस तरह से बाज़ रहनुमा कहते हैं कि जनाब हम तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन ये भी देखें कि बहुत मुश्किल हालात में, बहुत ही ख़राब हालात में इक़्तिदार संभाला, और उसको और ज़्यादा मुश्किल हालात में मुल्क को जिस तरह से छोड़ा गया वो भी मुश्किल हालात थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़े शानदार किस्म के उसके साथ छोड़ा है कि जनाब बहुत बड़ा करियर बना कर गए हैं। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि आपने एक बुरा वक्त गुजारा है और आपके साथ ऐसा वक्त गुजरा है जिसको आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन सियासी अमल में आपको सियासत से पीछे नहीं जाना है, आपको सियासी प्रोसेस से पीछे नहीं हटना है। अगर आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह पर डायलॉग हो भी रहे हैं, तब भी आपने बहरहाल इलेक्शन प्रोसेस को डिनाई नहीं करना है। आपका अगर जूं अब ये तासुर आम हो रहा है, और ये मेरे ख्याल में PMLN की तरफ ये इस तासुर की तरफ जाना जो है ज़्यादा ख़तरे की बात है कि जनाब वो तो इलेक्शन ही नहीं चाहते हैं, वो तो डर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जनाब हमारी पॉपुलरिटी कम हो गई है क्योंकि हमने 1.5 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, इस वजह से जो है उनकी वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जूं इंतखाबात में ताख़ीर होगी उसका ज़्यादा से ज़्यादा मलबा जो है वो साबिक़ हुक्मरान जमात पर पड़ेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए, फ्रंट फुट पर आना चाहिए और इलेक्शन के लिए डिमांड करना चाहिए। डेट तो लेनी चाहिए ना, कम अज़ कम डेट लेने की बात तो सब कर रहे हैं ना, तो डेट लेने के लिए बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ी सियासी जमात है डॉक्टर निसार चीमा साहब आपकी, और बड़ी सियासी जमात जो है
उसको सबसे पहले डेट के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की डिमांड क्यों नहीं हो रही है आपकी जानिब से? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फलां तारीख को होंगे, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो डेट नहीं दे रहा, एक सियासी जमात को मालूम है कि डेट का, तो आप लोग खुद डेट दे रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन डेट क्यों नहीं डिमांड कर रहा? देखिए, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वही डेट दें, इलेक्शन का पूरे शेड्यूल का ऐलान करें और जो भी वो शेड्यूल, जिस शेड्यूल का ऐलान करेंगे वो मुझे यकीन है कि वो इसमें गैर जरूरी ताखीर नहीं होगी और इलेक्शन बिल्कुल जल्द अज जल्द होने चाहिए। ये और जिस पार्टी पे, जिन लोगों पे कौम क्या अपने एतमाद का इजहार करे, उन्हीं को बागडोर संभालनी चाहिए मुल्क और कौम की जी। और हम कोई डेट नहीं दे रहे, हम तो ये तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन में कोई ताखीर नहीं होगी और वक्त पे होंगे। तो सर वो ताखीर जो है वो आप क्या समझते हैं? मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नई हल्काबंदियां भी, और साथ ही ये कहा था कि 90 दिन में, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान था, लेकिन अब वो 90 दिन की भी कोई डिमांड नहीं, जल्द इलेक्शन की डेट की भी डिमांड आप जानिब नहीं हो रही। ये तासुर की जो है, मैं तासुर से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ डॉक्टर साहब, तासुर ये हो रहा है कि शायद आप चाह ही नहीं रहे हैं इलेक्शन के जल्दी हो, क्या वाकई? नहीं, ये सारे तासुर सही नहीं होते। आप ये देखें, आप जो असल तासुर है, हकीकी तासुर है, वो यही लिया जाए और वो हकीकी तासुर यही है कि हम वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे, जो वो ऐलान करेंगे और हम फिर इस तवक्को का इजहार करते हैं कि इसमें गैर जरूरी ताखीर नहीं होगी। सर इलेक्शन कमीशन तो ऐलान करे, आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड की बात कर। नहीं, डिमांड हम देखें, पूरी कौम का ये मुतालबा है और तवक्को है कि इलेक्शन जो है जल्द अज जल्द हो जी, बिल्कुल हो। इसमें डिमांड करने वाली कौन सी बात है? ये तो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जी। सही, तो आप डिमांड नहीं है कि पूरी कौम की तवक्को पे हम, इसका मतलब है फिर चले कि तवक्को की जाती है कि वो फौरी। आप अपने आप ही मर्जी से देखें, जो तासुर लेना चाहें और लें, जिस तासुर को चाहें उसको प्रोपेगेट करें, पढ़े लिखे, लेकिन ना हम ये है कि ना इसमें इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं और ना ये है कि हम देखें, हमारी ख्वाहिश भी ये है, तवक्को भी यही है कि इलेक्शन भी बर वक्त हो और दूसरी बात ये कि गैर जानबदाराना और मुनसिफाना हो, 2018 की तरह के ना हो और उन इलेक्शन के नतीजे में जिस क़यादत पे भी कौम एतमाद का इजहार करे उसी के हाथ में आनी चाहिए मुल्क। सर गैर जानिबदार के हवाले से एक सियासी जमात के चेयरमैन अगर ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड नून लीग से करें, क्योंकि निगरान सेटअप के हवाले से पीपल्स पार्टी कहती है कि वो तो नून लीग की हुकूमत है, खुर्शीद शाह साहब जैसा सीनियर सियासतदान भी ये बात कर रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी वो कह रहे हैं हमें नहीं मिल रही, साथ निगरान हुकूमत भी आप ही की है जो सूबे में है या विफाक में है? देखें, गुजारिश ये है कि ये असूली तौर पे ये बात दुरुस्त है कि निगरान सेटअप में बिल्कुल ऐसे लोग होने चाहिए, निगरान वजीर आजम भी हो, निगरान वज़रा भी, जिनके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो और गैर जानबदार हो, वो किसी पार्टी के साथ उनकी कोई वाज़ेह एफिलिएशन ना हो। और दूसरी बात जो है, देखे तभी जो उस निगरान हुकूमत के दौर के उसकी निगरानी में जो इलेक्शन होंगे उनकी साख का भी ये तकाजा है, उनकी साख तभी कायम होगी अगर ये है कि उनकी अपनी गैर जानबदारी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो और उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, और उसके नतीजे में जो हुकूमत कायम होगी उसकी साख भी ये है कि वो तकाजा करती है कि इलेक्शन बिल्कुल गैर जानबदाराना हो। इलेक्शन गैर जानबदाराना करवाने के लिए भी जरूरी है कि केयर टेकर सेटअप भी गैर जानबदार हो। लेकिन एक मैं जरूर कहूँगा कि देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, असल बेस है सिंध, तो सिंध में क्या लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मुस्लिम लीग नून ने प्रोवाइड करना है जी? मुझे ये फरमा दे। बाकी तो देखें, आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी असल बेस, उनका सबसे जो हकीकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रांग होल्ड है वो सिंध है। तो सिंध में तो ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून हमें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रही, तो सिंध में क्या मुस्लिम लीग नून ने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है उनको जी? तो फिर पंजाब में, तो फिर अगर पंजाब की बात है तो फिर वो आप पर होगा इल्जाम के आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, मैं तो एक असूली बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी है, देखिए ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के दरमियान मुश्तरका अहदाफ है, अक़दार मुश्तरक हैं, वो बड़ी हैं। देखिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो,
पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो। ये वो अहदाफ है, हमारे टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनके ऊपर हमारा और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। हम अपोजिशन में भी इकट्ठे रहे हैं, हुकूमत में भी इकट्ठे रहेंगे, और आइंदा भी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। और ये जो है अहदाफ बड़े हैं, इख्तलाफात छोटे हैं मैं समझता हूँ, और हमारी मुश्तरका क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की इन छोटे मोटे इख्तलाफात पे काबू पा लेगी। छोटे मोटे इख्तलाफ जो है वो तो जमहूरियत का हुस्न होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड हारी साहब, ये भी एक छोटा मोटा मामला होगा, क्योंकि इलेक्शन पे तो हमने देखा है इस मुल्क में इलेक्शन के डे पे, इलेक्शन पे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती सियासी जमातों में, छोटी मोटी, वो तो बहुत बड़ी होती है। तो इस मामले में फिर कभी आरओज़ के इलेक्शन, कभी आरटीएस के इलेक्शन, फिर इस तरह से जो है वो 13 से लेके हमने आज तक ये निज़ाम देखा है। तो एक चेयरमैन का ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? मेरे ख्याल में सूरत हाल कुछ और आगे बढ़ गई है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है लाहौर चली गई है, और लाहौर को रिक्लेम करने के लिए या पंजाब को रिक्लेम करने के लिए गए हुए हैं, और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जो हैं वो कराची तशरीफ ला रही हैं। तो माहौल ये बन रहा है कि वो उनके एक दूसरे के मराकज़ की तरफ जा रहे हैं। अगरचे लाहौर में भी सूरत हाल, पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ रही है कि वो पीटीआई ने बहुत बड़ा डैन डाला था पीएमएलएन को, ऐसा नहीं, और पीएमएलएन ने एक ज़माने में बड़ा डैन डाला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 70 से लेकर अब तक जितने इलेक्शन भी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी एक बड़ी जमात के तौर पर रही है जी। ऐसा नहीं है, और ऐसा ये भी नहीं है कि पीएमएलएन जो है उसका सिंध में सफाया रहा है, ऐसा भी नहीं है। सिंध से भी वो उनके लोग आते रहे हैं, और उन्होंने 2 बार सिंध की हुकूमत बनाई, बिल्कुल जी, उन्होंने सिंध की हुकूमत बनाई है। और सिंध की हुकूमत जब बनाई तो उन्होंने अपने लोगों को लाए, वो चीफ मिनिस्टर भी लाए थे, और जिस तरह भी हुआ था। तो ये कि कोई सूबा किसी को हम इस तरह नहीं देखेंगे। हम ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनको इस तरह से सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए कि हमारा दायरा कार जो है अपने अपने फलां सूबे तक है और हम उससे आगे जो है नहीं जाते हैं। जाना चाहिए। एक बात होती है कि सियासत के अंदर जो हमारे यहाँ मसला रहा है कि बाज़ औक़ात, ये नहीं है कि मैं दोनों बड़ी पार्टियों को कह रहा हूँ, शायस्तगी से हटकर चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और जो पिछले दौर में जिस तरह से एक हाइब्रिड किस्म के नौजवान को लाया गया था, बुज़ुर्ग नौजवान को लाया गया था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अखलाकियात से हट गई थी। तो उनकी पूरी की पूरी एक बड़ी जनरेशन बनी है जो सिर्फ इसी बात पर करती है कि उनका कोई सियासी और समाजी अखलाकियात नहीं होती है। तो इन पार्टियों को आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक आगे आगे बढ़ना है। पीएमएलएन का अपना एजेंडा होगा और अपना मंशूर होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना होगा, और दोनों जमातों ने आगे बढ़ना है। और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये कोशिश नहीं है कि जनाब हम कितनी गालियां दे सकते हैं या कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, कितने इल्ज़ामात लगा सकते हैं, बल्कि ये देखना चाहिए कि अपना स्पेस, अपने वोट बैंक को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। असल मसला क्या होता है? असल मसला ये होता है कि जब आपके वोट बैंक को ये यकीन हो जाए कि हमें नहीं जीतने दिया जाएगा, नंबर 1, हम नहीं जीत सकेंगे, नंबर 2, और हमारा जीतना मुहाल है, नंबर 3, हमारा जीतना मुहाल बना दिया जाएगा, नंबर 4, इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर आपको अपने वोट बैंक को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, और दोनों पार्टियों की ज़रूरत है। सही, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अहम है कि जिस किस्म की बात हो रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लगारी साहब, इम्तियाज़ शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब आपके वक्त का। लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रहे हैं आपके चेयरमैन, ये भी कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत भी नून लीग के लोगों की है। तो ये शिकायत तो 2 बड़ी हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ नहीं मिल रही। सर कहते हैं सिंध बेस आपकी है तो नून लीग तो यहाँ नहीं है, तो आप क्या पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है और कहाँ पे मांगी जा रही है? इम्तियाज़ शेख साहब से हमारा राब्ता कता हो गया है। अच्छा, ये लगारी साहब, इस पे मैं चाहूँगा तज्जिया आपका। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, तो ये निगरान हुकूमत में जो 2-3 नामों की वजह से बार बार कहा जा रहा है, जैसे फवाद हसन फवाद साहब गए हैं तो फौरी ये बयान आया। उससे पहले आज चीमा साहब जो हैं ब्यूरोक्रेट तो हैं लेकिन उनका बड़ा करीब रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ के और मियाँ नवाज शरीफ के, दोनों ये अहबाब। तो ये चीमा साहब आप सुन रहे हैं, तो
तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा सर्व किया है मियाँ साहिबान के साथ, तो ये एक वजह उनका शामिल होना, फिर कहीं ना कहीं तो आपको एज मिल रहा है, ये वजूहात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है। देखिए, मैं तो बिल्कुल असूली तौर पर ये इस बात से मुत्फिक हूँ कि निगरान सेटअप में, निगरान काबीना में कोई ऐसे लोग शामिल नहीं होने चाहिए जिनके ऊपर ये ठप्पा लगा हुआ कि ये फलां जमात के साथ एफिलिएटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल वाज़े तौर पर मैं तो ये कहता हूँ विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि निगरान सेटअप को वाकई गैर जानबदार होना चाहिए। और तभी ये है कि ये तो उसूली मौक़िफ़ आपका डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि निगरान जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदार हों, लेकिन इम्तियाज शेख साहब, निगरान जो हैं वो गैर जानिबदार हैं क्योंकि आपकी जमात के लोग कह रहे हैं कि नून लीग के लोग हैं जो इस वक्त निगरान हुकूमत में लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं मिल रही है, तो ये किससे लेवल प्लेइंग फील्ड शेख साहब मांगी जा रही? देखिए जी, ये सिलसिला बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें तो देखें आप, उसमें बिल्कुल कंपोजिशन वही है जो लोग PMLN के ज़माने में कलीदी ओहदों पर थे, इम्पोर्टेंट ओहदों पर थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो करीबी लोग थे वो इस वक्त वफाकी वज़रा हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो मतलब इससे तासर तो यही मिलता है कि नून लीग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें पूरी में मौजूद है, इसमें पावर शेयरिंग गेम में। और ये जो है अपना ये जो हम लोग कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो मतलब अगर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग ही डाल रहे हैं तो जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी निगरान सेटअप में, तो मतलब फिर तो बाकी पार्टियों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर न्यूट्रल है और निगरान है तो निगरान तो न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो फिर उनको मतलब नहीं होना चाहिए था। अब उन्होंने कर दिया है। इस तरह पंजाब हुकूमत में भी आप देख लें, जो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ असल मुकाबला होना है पार्टियों का पाकिस्तान की मुस्तकबिल इलेक्शन के इक़्तिदार के हवाले से, वो पंजाब ही है। तो पंजाब में भी मतलब वहाँ प्रो PMLN गवर्नमेंट है, तो बात तो जरूर की जाएगी ना। मतलब तो फिर ये जो लोग फैसला करते हैं, जो लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को ही कहते हैं क्योंकि काबीना तो उनकी है, उन्होंने नाम नहीं डाले, उन्होंने सेक्रेटरी रखे हैं। सेक्रेटरी भी वही हैं जो पिछली गवर्नमेंट में अहम ओहदों पर थे, अभी तक मोस्टली वही लगे हुए हैं। तो मतलब ये तो हमारा जो हम बात कर रहे हैं तो हम तो बात मेरिट पे कर रहे हैं और ओपन बात कर रहे हैं और उसकी दलील है, उसका वजन है, तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि भाई प्राइम मिनिस्टर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चलिए, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का टास्क जो है वो कह रहे हैं बिलावल साहब के दे दिया है जरदारी साहब को। अब देखते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड वो करवा पाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब आपका, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो पिछले 75 साल से एक बात कर रहा है वो ये है कि इस खित्ते में जो एक बदमाश का रोल है, दहशतगर्द का रोल है, वो भारत वो कर रहा है। वो चाहे अपने मुल्क में हो, उत्तराखंड में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो गोल्डन टेम्पल में किया गया वाक़यात हों, या फिर मुसलसल 75 साल से रियासती दहशतगर्दी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जहाँ पर वो गासिब है वहाँ पर वो कर रहा है। उसके साथ साथ वो खित्ते में चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, 1971 के वाक़े में बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, तान, कराची या लाहौर में होने वाले बम धमाकों के पीछे हो, तो वो भारत की एजेंसीज मुलव्विस होते हैं, भारतीय हुकूमत उसमें मुलव्विस होती है। लेकिन इस बात को पूरी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं शायद वो उस तरह से संजीदा नहीं ले रही होती। लेकिन अब एक वाक़या कनाडा में पेश आया। एक सिख रहनुमा जो खालिस्तान तहरीक के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, हरदीप सिंह नजर, उनका जब कत्ल किया गया है उसके बाद कनाडा में वो एक प्रेशर हुआ। प्रेशर के बाद पार्लियामेंट में खड़े होके जो वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत के इस कत्ल में मुलव्विस होने के हुकूमती सतह पर शवाहिद के बारे में बात की। और अब 5 बड़े ममालिक जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वो अब साथ है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। यही वो रियासती दहशतगर्दी जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेड अहमद सईद मिनहाज साहब, दिफाई तज्ज़ियेकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का।
हम तो बार बार ये कह रहे थे कि ये हैं असल इस पूरे खित्ते के मुजरिम। अब जब यहाँ से 7 समंदर पार बात निकली है तो अब यूनाइटेड नेशन का भी इजलास हो रहा है, कनाडा में भी लोगों ने, इंडियंस खुद इस बात के हवाले से चीज़ों का बात कर रहे हैं। अब दुनिया को समझ आएगी कि वाकई बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो यही थे इस पूरे इलाके के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें कोई शक नहीं रह गया कि इंडिया जो है वो अपने खुद ही वेट में एक्सपोज हो गया दुनिया के लेवल के ऊपर। मैं समझता हूँ ये बारिश का वो पहला कतरा है कि जिसमें जो पाकिस्तान का मौकफ रहा है इंडिया के मुतालिक कि वो ना सिर्फ रीजन साउथ एशिया जैसे जनूबी एशिया कहते हैं, ना सिर्फ इसके अमन के अगेंस्ट है, उसके खतरे के लिए, उसके लिए अमन के लिए चैलेंज है, बल्कि अब ये दुनिया के लेवल के ऊपर अमन के जो है खिलाफ अब ये एज अ मुल्क जो है रिकग्नाइज हो रहा है। क्योंकि अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक खित्ते का जो अमन है वो दूसरे खित्ते के अमन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो लिहाजा दुनिया जो पहले समझती आई थी कि शायद साउथ एशिया तक इस की आग रहेगी इंडिया की, जिसको कि वो पालते चले आ रहे हैं, एक ऐसी अफरियत को, एक ऐसे अजदहे को, एक ऐसी बला को कि जो दुनिया के अमन के दर पे है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साउथ एशिया से बढ़ के ये बाहर निकल गए। इसके जो इंसिडेंट हुआ है, ये जून में जो मर्डर हुआ था खालिस्तान के लीडर का कनाडा के अंदर, तो उसका भी जब तहकीकात मुकम्मल हुई है तो वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आ चुकी है। जैसे कि जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन के प्लेटफॉर्म पे भी कहा कि इस पे इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली इन्वॉल्व के मीन्स कि जो बीजेपी है बेसिकली वो एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पे अब दुनिया में जानी जाएगी, क्योंकि जो बीजेपी है बेसिकली ये पॉलिटिकल फेस है एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जो आरएसएस के सूरत में जो कि नाजीज्म को फॉलो करती है उस तरीके से। सेकेंडली जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है जिसको पाकिस्तान हमेशा से आवाज बुलंद करता है, और स्पेशली मकबूजा कश्मीर, गुजरात के हिसाब से। और हालिया दिनों में आपने देखा कि मणिपुर में जैसे क्रिश्चियन के खिलाफ ऑपरेशंस हुए और इंडियन फोर्सेस ने उनका में से कत्लेआम किया। इसी तरह जो आपका खालिस्तान के हिसाब से पंजाब में हुआ, और अभी मकबूजा कश्मीर और गुजरात और मुंबई दिल्ली के अंदर मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बना करते थे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो भी खतरे ख्वाह जो एक्सपोज हुए। दुनिया को इसका अब मेरे ख्याल में इदराक होगा कि वो बुग़्ज़ चाइना की सूरत में जो इंडिया को पाल रहे थे पॉलिटिकली, अपनी डिप्लोमेटिकली, आपको टेक्नोलॉजिकली वो आपको एडवांस कर रहे थे, अब वो अफरियत जो है वो अजदहे की सूरत तैयार कर चुका है जो दुनिया के अमन को शायद खुदा न खास्ता निगल सकता है। पाकिस्तान में जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो वाज़ेह सबूत हैं जो यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने मुहैया भी किए हैं, और हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान और ईरान की सरजमीन उसको यूज करते हुए पाकिस्तान में टेररिज्म का बाजार गर्म किया गया है। उसकी जो वाज़ेह मिसाल है वो कुलभूषण जादेव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी थी, जिसको के वाज़ेह तौर पे दुनिया के सामने पेश किया गया। लेकिन जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया जो एक रियल पॉलिटिक में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कि सेल्फ इंटरेस्ट जो वो डोमिनेट करते हैं आपकी मोरालिटी के ऊपर, तो अब जब वही आग उनके घर तक पहुंची है तो अब मेरे ख्याल में इसका उनको वाज़ेह जो इसकी फीलिंग होना शुरू हो गई है। अच्छा, इस पे हमारा अब क्या रोल होना चाहिए कि यही जो रियासती दहशतगर्दी जो हमें अफेक्ट कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन का इजलास है, किस तरह होना चाहिए इफेक्टिवली, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन हमारे नुमाइंदे अजमत मुजीब जो कनाडा में मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अजमत, मिलियन ऑफ जो सिख हैं वो वहाँ पर हैं, इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, साउथ एशियन बहुत हैं। इस वाक़े के बाद क्या सिचुएशन है जो वहाँ पर रहने वाले सिख हैं? जी देखिए, कनाडा के अंदर काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई है और यहाँ पे सिखों की बहुत बड़ी तादाद है, इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है, और इसके अंदर काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। और वो भी जो है इस बात की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये देखिए कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे गलत इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लोगों को खरीद लिया जा सकता है। RCMP जो है वो कई महीनों से जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी थी और उनके पास बड़े मुस्बत शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये बात उठाई है। और आज UNO में भी काफ़ी टेंशन है कनाडा और इंडिया को लेके, और आपको पता है कि 5 ममालिक ने भी इसकी हिमायत कर दी है कि पुरशफाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, मौका है बड़ा एक अहम कि यूनाइटेड नेशन का इजलास है, साइड लाइन्स पे जो मुलाकातें हैं वो भी हो रही है। पाकिस्तान को ये वाक़या और इस वक्त जो चीज़ें हैं, किस तरह से इसको बताना चाहिए पूरी दुनिया को
कि ये हमारे खित्ते में हो रहा था और अब जब बाहर निकला है तो ये चीज़ें में मुलव्वस इस तरह से क्या करना चाहिए इफेक्टिवली पाकिस्तान की पूरी टीम को इस वक्त जो वहाँ पर मौजूद है? देखिए, सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान के जो सफारतकार ना सिर्फ UNGA में या न्यूयॉर्क जो बेस्ड हैं, उनके अलावा जितने अहम कैपिटल्स हैं जिसमें G20 ममालिक के कैपिटल्स शामिल हैं, उनमें तमाम में लॉबिंग एफर्ट हमारे सफारतकार कर रहे थे कि जिसमें हालिया दिनों में जैसे इंडिया ने कोशिश की कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें उन्होंने अपने इलाके के अंदर अपने ऑफिसर्स और जवानों को वहां पे कत्ल किया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मीडिया ने उसको चूंकि प्रियम्प्ट कर दिया था तो वो नैरेटिव उनका जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो एक बनाना था पाकिस्तान का, वो कामयाब नहीं हुआ। तो वो G20 की कंट्रीज जो कैपिटल्स के हमारे सफारतकार हैं उनके साथ ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो साहब ने इंडिया के खिलाफ जो हकीकत पे मबनी जो वहाँ पे वाक़या हुआ उसके खिलाफ लॉबिंग की है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सफारतकार वहाँ पे अभी उसी की प्ली लेते हुए और उसी को उसको मल्टीप्लाई करें और एक्सपोनेंशियली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वहाँ तायीद होगी। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद है न्यूयॉर्क में, उन्होंने भी जनरल असेंबली से खिताब भी करना है, तो उसमें ये एक मेन चीज़ उभर के सामने आनी चाहिए उनके खिताब के अंदर कि इंडिया किस तरह ना सिर्फ रीजनल लेवल पे टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जिसमें कि नेपाल आपका शामिल है, चाइना देखें, बांग्लादेश देखें, ईरान देखें, पाकिस्तान तो खैर उसको वो शुरू से वो मानता ही नहीं, अफगानिस्तान को जैसे उनकी सॉइल यूज करते हैं। अब उसका इफेक्ट जो है अमेरिकाज के अंदर, जिसमें कनाडा भी सरफहरिस्त अभी जो हालिया वाक़या हुआ, तो टेररिज्म के लिहाज से उनके मौक़िफ़ जो है हमारी तकरीर उसमें से शामिल होना चाहिए। मुझे यकीन है कि जो आपकी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क बेस्ड हों या जिनेवा बेस्ड हों, वो भी इसके ऊपर खातिर ख्वाह अपना रद्द-ए-अमल देंगी और उस पॉइंट को उठाएंगी। जहाँ तक जस्टिन ट्रूडो साहब का ताल्लुक है, उनकी सपोर्ट में अमेरिका ने भी आवाज़ उठाई है, इवन UK ने उठाई है, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने उठाई है। तो ये वो मेन कंट्रीज हैं जो कि G20 का हिस्सा भी हैं और वो इसके सख्त खिलाफ पर उनकी मजम्मत भी की है। तो मैं समझता हूँ कि इंडियंस जो समझते थे कि शायद बुग़्ज़ चाइना में जो उनको सपोर्ट मिल रही है वो असली है और मेरे ख्याल में टेम्परेरी साबित होगी और दुनिया जो कि अमन का एक गहवारा होना चाहिए, उसको इंडिया की जो एक शरपसंदी है उसको महफूज करने के लिए ये समझ रहा था कि दरअंदाजी जो है वो हम अगर इर्द गिर्द कर रहे हैं तो यही शायद वहाँ पर भी करना आसान हो जाएगा, लेकिन आप अपने दाम में सयाद आ गया वाला मामला जो है वो इंडिया के साथ हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और अजमत मुजीब हमारे नुमाइंदे कनाडा से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। अजमत, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आप कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इकॉनमी की सिचुएशन के हवाले से। बड़ा एक अहम मामला जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन से पाकिस्तानी मईशत को एतमाद मिलेगा, पायदार तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त सिचुएशन का बेहतर होना। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्किल रहेगा माशी तौर पर मुल्क जो है वो खुर्रम साहब, लेकिन इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं 3-4 सेक्टर्स में कि पाकिस्तान ग्रो कर सके, इन कोशिशों को और फिर अगली आने वाली हुकूमत के चैलेंजेस को किस तरह आप देख रहे हैं? जी खुर्रम साहब। जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है थोड़ा जी खुर्रम साहब, अब आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, अब बेहतर आ रही है। जी, बताएं। मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी आपने वो देखी रिपोर्ट जो पाकिस्तान के हवाले से है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो अब कोशिशें शुरू हुई हैं कि इकॉनमी को कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाए, सरमायाकारी को लाने के हवाले से कुछ कोशिश की जाए, उसके बाद अब क्या नज़र आ रहा है कि इलेक्शन और इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत, उसके लिए एक तरफ चैलेंजेस होंगे, दूसरी तरफ किस तरह बेहतर कर सकेंगे? जी देखें, बेहतरी तो एक प्रोसेस है, वो तो ओवरनाइट तो नहीं आएगी। बेहतरी तो एक डेवलपमेंट प्रोसेस चलता है, वो सालों चलता है और उसकी बड़ी उसमें आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल अपना जो है उसको बेहतर करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ह्यूमन कैपिटल में, और साथ साथ एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, ये सारे बेसिक्स आपको पहले ठीक करने पड़ते हैं। फूड सिक्योरिटी पे आपको काम करना पड़ता है, फूड की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना पड़ता है, सप्लाई को बेहतर बनाना पड़ता है, साफ पानी को बेहतर बनाना पड़ता है। ये सारी बेसिक्स आप जब करते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये ओवर टाइम होता है, तो बेहतरी उस हिसाब से आती है। और जो हम बेहतरी की जिसकी आजकल बात करते हैं, ये टेम्परेरी ज्यादा होती है और 2 साल का सामना होता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे, आज से शुरू करें तो अगले 2, 3, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में जाके इसके रिजल्ट मिल आएंगे। को अभी जो एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट थी उसमें भी 25% महंगाई के हवाले से कदरे कुछ कम है,
लेकिन बहुत ज़्यादा है। महंगाई का शरह नमू 1.9% पे बताया जा रहा है, वो होगा तवानाई की जो जितने भी सोर्सेज उनकी कीमतों के बढ़ने की वजह से। तो फिर इसका मतलब है मुश्किलात जो हैं वो इतनी जल्दी हल होने वाली नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल, देखिए ये कई सालों का जो है वो मलबा है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है, डेफिनेटली जल्द ठीक करना है इनफैक्ट, और लेकिन उसका असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, चाहे वो एनर्जी के इश्यूज हों, चाहे वो टैक्स के प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो जो है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, आपके जो इकोनॉमी है उसमें महंगाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, शरह सूद से रिलेटेड हों, अपनी करेंसी को बेटर करने की बात की जाए, तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है। और इन्वेस्टमेंट दो तरह से होती है, या तो आप लोकली जो है लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, आपके एजुकेशन में करते हैं, या फिर बाहर से इन्वेस्टर आता है आपके इकोनॉमी में, उसको कुछ कंफर्ट मिलती है, उसको टैक्स कम मिलते हैं, उसको एनवायरमेंट अच्छा मिलता है। तो ये सब चीजें प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हम आज शुरू करेंगे तो कुछ सालों बाद इसका असर आएगा, लेकिन आज से शुरू करना जरूरी है। जितना डिले करेंगे उतना हमारी ये इम्पोर्टेंट है कि बारिश का पहला कतरा तो हो, उसके बाद आगे मामलात बढ़ सकते हैं। शुरू तो करना पड़ेगा, लेकिन वो शुरू कब, कैसे और कहाँ से होगा, इसका इंतज़ार कर रही है कौम। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद। बारिश के खतरों की बात हो रही, तो इस वक्त कराची में बारिश का समा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम भी खुशगवार हो गया है, जल थल भी है, कुछ इलाकों में हल्का फुल्का पानी भी खड़ा होना शुरू हो गया है। सना आरिफ हमारी नुमाइंदा कराची से हमारे साथ हैं। सना, कहाँ मौजूद हैं और क्या बारिश की सूरत हाल है इस वक्त कराची में? मानसून का जो तीसरा स्पेल है वो अपना जोर दिखाना शुरू हो चुका है और आज सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश जो थी वो रिकॉर्ड की जा रही थी, जबकि आज दोपहर के वक्त से जो है वो बारिश में जोर आ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में, जहाँ पर गुज़िश्ता काफ़ी देर से जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। हवाएं तेज़ चल रही हैं, उसके बाद जो है वो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ रिकॉर्ड की जा रही है। जो गुजरने वाले बाइक और गाड़ियों वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से अगर देखा जाए तो कराची का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, सूरज आग बरसा रहा था, उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात थी, काफ़ी ज़्यादा शिकायत हो रही थी गर्मी की वजह से। लेकिन अब जो है वो गर्मी का जोर टूट गया है और कराची का जो मौसम है वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि 18 से आगाह कर रही थी कि इस वक्त कराची का मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, लेकिन पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला हुआ, लेकिन उसके बाद डेंगू का सिलसिला भी बढ़ गया है। उवैस सत्तार हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। जी उवैस, डेंगू के वार भी जारी हैं मौसम बरसात के बाद, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मौसम बरसात में फैसलाबाद भर में जो डेंगू के वार हैं वो जारी हैं और गुज़श्ता रोज़ भी 2 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जिनमें डेंगू वायरस का तशख़ीस हुई है। और अब मजमूई तौर पर ज़िले भर में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 160 से तजावज़ कर चुकी है। ये जो डेंगू से मुतासरा मरीज़ हैं इनको फैसलाबाद का जो अलाइड अस्पताल और सिविल अस्पताल है इनके आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दोनों अस्पतालों का आइसोलेशन वार्ड गुज़श्ता 2 माह से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर जो अपने जो फ़राइज़ है सारे इंजाम दे रहे हैं। इस 2 बड़े अस्पताल और 2 छोटे सरकारी अस्पताल हैं, तमाम अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स को बनाया गया है स्पेशल तौर पर और फाल भी किया गया है और मुकम्मल तौर पर उसे सील किया गया है ताकि जो मच्छर डेंगू से मुतासरा मरीज़ को काट के किसी दूसरे मरीज़ को ना काटे, ताकि अस्पताल के अंदर भी जो डेंगू का वायरस है। आप हमें आए थे अलाइड अस्पताल में, इस वक्त मरीज़ों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिंध हो या पंजाब मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के वार जारी हैं। मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में डेंगू की सिचुएशन थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर सितंबर के मिड के बाद और अक्टूबर डेंगू के हवाले से हमेशा से ज़्यादा और कातिल मौसम कहलाता है। इसमें एहतियात कीजिए, अपने आप को महफूज रखिए और इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके जिस तरह जहाँ से डेंगू पैदा होता है साफ़ पानी से, उसको कम अज़ कम मॉनिटर करते रहिए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।